चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट में आए हुए 2022 के सभी ऑनलाइन प्रश्नों की। जो हिंदी के टफ क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा क्या है? यानी क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा का मतलब है क्षेत्र में भाषा की बाक विशेषता। मतलब कि किसी क्षेत्र की पहचान उसके भाषा से होती है, तो उसे ही हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। यानी भाषा के बोलने पर ही उसकी पहचान उस क्षेत्र के लोगों की हो जाती है, तो इसे ही क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, इस बात का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संकेत क्या है? संकेत का मतलब होता है भाव। यानी संकेत क्या है? तो भाषा भाव भंगिमा का समूह है। मतलब कि जो चीज़ हम बोलकर या लिखकर नहीं बता पाते या जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, वो अपने एक्सप्रेशन के द्वारा हाव भाव के द्वारा लोगों को समझाते हैं, तो इसे ही संकेत कहते हैं। यानी संकेत क्या है? तो भाव भंगिमा का एक समूह होता है। इस बात को याद रखें। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निष्क्रिय शब्द भंडार क्या है? यानी निष्क्रिय शब्द भंडार क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन सीटेट के PYQ हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें। बात करते हैं निष्क्रिय शब्द भंडार की। तो ऐसा शब्द जिसे हम पहचानते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। यानी निष्क्रिय कहने का मतलब है कि वो एक्टिव नहीं होते हैं, यूज में नहीं आते, लेकिन उनको हम जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं, बस इतना समझे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, आधारभूत वे अंत व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल क्या है? यानी ये बात कर रहा है बिक्स की, BICS, मतलब बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की। यानी हम अपने दोस्तों से, समाज में, फ़ोन पर जिस भाषा में बात करते हैं उसे ही बोला जाता है आधारभूत अंत व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल। यानी जिनका इस्तेमाल हम वर्तमान में करते हैं, चाहे घर में करें, मार्केट में करें, दोस्त से फ़ोन पे करें, ये सभी आधारभूत अंत व्यक्तित्व संप्रेषण है, BICS है। इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है, दृश्यात्मकता दिखाने का सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी हम कैसे दृश्यात्मकता सिखा सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कहानी का वह भाग दिखा देना कि कहानी किस दिशा और दशा में घटित हुई है। मतलब कहानी को नाटक के रूप में दिखा देना। अगर हम कहानी को नाटक के रूप में दिखाएंगे तो ये दृश्यात्मकता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, और यहाँ दिशा दशा का मतलब ही नाटक से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमाणिक स्रोत क्या है? तो प्रमाणिक स्रोत का मतलब ही है देसी स्रोत, क्षेत्रीय स्रोत। जैसे साहित्य, समाचार पत्र, देसी कविता, रेस्टोरेंट का व्यंजन सूची, ये सभी किस में आते हैं? तो ये सभी प्रमाणिक स्रोत में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्देश्य की प्राप्ति किसका भाग है? यानी उद्देश्य कब तय होता है? तो उद्देश्य पूर्व लेखन का हिस्सा है। मतलब कि लिखने के पहले ही हम तय कर लेते हैं कि कोई भी रचना क्यों कर रहे हैं। यानी उद्देश्य हमेशा शुरू में ही निश्चित किया जाता है, लेखन पूर्व यानी लिखने से पहले। इस बात को ध्यान रखें। और किसी रचना के अंत में क्या होता है? तो अंत में आता है संपादन। यानी सबसे पहले उद्देश्य होता है और अंत में क्या होता है? तो अंत का स्तर संपादन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन है? तो भाषा में जो ध्वनि की सबसे सार्थक इकाई है वो है स्वनिम। इस बात को ध्यान रखें। एक क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, साफिर बोर परिकल्पना क्या है? यानी साफिर बोर परिकल्पना क्या होती है? तो कहने का मतलब है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे कैसे देखते हैं, इसे ही कहा गया है साफिर बोर परिकल्पना। यानी हम अपने आसपास के बारे में क्या सोचते हैं, उसे कैसे देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, यही है साफिर बोर परिकल्पना। चूँकि ये सारे क्वेश्चन PQ हैं, तो आने वाले सभी सीटेट एग्जाम के लिए लाभकारी हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विभाषी शिक्षण अधिगम क्या है? यानी द्विभाषी शिक्षण अधिगम क्या होता है? तो अगर बात करें तो इसमें दो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहली भाषा होती है घर की भाषा। द्विभाषी में पहली भाषा क्या होती है? घर की भाषा। और दूसरे भाषा का रोल क्या होता है कि इसको अतिरिक्त निर्देशन दिया जाता है। यानी पहले भाषा में सब कुछ सीखते हैं और दूसरे भाषा में क्या करते हैं? तो निर्देशन करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पशु और मानवीय संप्रेषण में क्या अंतर है, यानी इंसान और मनुष्य में क्या अंतर है संप्रेषण में। तो इंसान भावनाएं संप्रेषित कर सकता है, यानी इंसान को इमोशन जो होता है वो एक्सप्रेस करना आता है, जबकि जानवर अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा क्या थी। तो शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को एक बाधा माना जाता था, हस्तक्षेप माना जाता था, जिसे बाद में संसाधन माने जाना लगा। लेकिन स्टार्टिंग में दूसरी भाषा को एक बाधा या हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता था। तो हमेशा क्वेश्चन को फुल्ली पढ़ें और एक एक वर्ड पे ध्यान दें और एलिमिनेशन का यूज हर जगह करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजक उपकरण क्या है। योजक उपकरण का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ना, जैसे परिमाणतः, इसलिए, इससे आगे, हालांकि, ये सब कैसे शब्द हैं, योजक उपकरण है। जैसे कि मैं आने तो वाला था, हालांकि अब नहीं आऊँगा, या तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए फेल हो गए। तो जहाँ लगे कि दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है वहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि योजक उपकरण का उपयोग कहाँ होता है, तो जहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ें। क्यों? क्योंकि दो वर्ड पूछता है, एक भारत में अंग्रेजी का स्थान और दूसरा संविधान में अंग्रेजी का स्थान, जो अगला क्वेश्चन भी है। तो अगर भारत की बात करें कि भारत में अंग्रेजी का क्या स्थान है, तो यह सह कार्यालयी भाषा है, यानी हिंदी को कार्यालयी भाषा कहा गया है और अंग्रेजी को क्या कहा गया है, तो सह कार्यालयी भाषा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि संविधान में अंग्रेजी का क्या स्थान है। अगर संविधान की बात आ जाए तो अंग्रेजी क्या है, तो 8वीं अनुसूची की एक भाषा है, सह राजभाषा है, यानी अंग्रेजी संविधान के अनुसार सह राजभाषा है, जबकि भारत में वो क्या है, तो सह कार्यकाली भाषा है। दोनों में अंतर को अच्छे से याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव कौन कौन हैं, तो इसको रट ले। स्वनिम, शब्द संरचना, बलाघात, लहजा और संयोजन। यानी ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव कौन कौन हैं, तो स्वनिम, शब्द संरचना, बलाघात, लहजा और संयोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थबोध की योग्यता वाला कौशल कौन है, मतलब कि हम किन बात कौशल के द्वारा अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी चीज़ को सुनकर या किसी चीज़ को पढ़कर अर्थ निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई कोई बात बोल रहा है तो हम उसका सुन के अर्थ निकाल देते हैं, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो भी अर्थ निकाल देते हैं। तो अर्थबोधक योग्यता वाला कौशल कौन कौन है, तो सुनना और पढ़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, यानी जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो इसका मूल्यांकन भाषा विज्ञानी क्रेसन के मॉनिटर परिकल्पना से करते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रेसन का मॉनिटर परिकल्पना क्या करता है, तो यह भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन करता है। इस बात को ध्यान रखें, शुद्धता वर्ड पे जोड़ दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19। बोलने तथा कार्य में तालमेल बैठाने को क्या कहते हैं, मतलब कि जैसा बोला गया वैसे ही किया जा रहा है। जैसे अगर कूदो कविता है तो बच्चे कूद कूद कर उस कविता का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समग्र भौतिक प्रक्रिया, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR बोला जाता है इसको, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। समझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारीकी से पढ़ने का मतलब क्या है, तो बारीकी से पढ़ने का मतलब होता है कोई विशेष सूचना ढूंढना। जैसे अगर कोई ज़मीन का कागज़, वसीयत का कागज़ पढ़ रहा हो, ठीक है, तो जो या नौकरी के लिए अखबार में सर्च कर रहा हो तो बड़ी बारीकी से पढ़ता है, ताकि उसकी जो विशेष सूचना है, जो उसको ज़रूरत है, उसको आसानी से मिल जाए। तो बारीकी से पढ़ने का मतलब क्या हुआ, विशेष सूचना ढूंढना। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है उपागम हमें क्या बताती है। उपागम का मतलब क्या होता है, तो उपागम का मतलब होता है विधिया, यानी प्रोसेस। तो कोई भी उपागम हमें क्या बताती है, तो कोई भी उपागम हमें यह बताती है कि कैसे पढ़ाना है। यानी उपागम यानी विधिया हमें क्या बताती है, तो हमें यह बताती है कि कैसे पढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकलन क्या करती है, आकलन का काम क्या है, तो आकलन बच्चों को प्रतिपुष्टि देती है, मतलब ये देखती है कि बच्चे सीख सही से रहे हैं या नहीं, या उनमें कुछ कमी है, तो उस कमी का पता आकलन के द्वारा हम लगा सकते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। जो बच्चों के लिए रचनात्मक आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि योगात्मक आकलन का मतलब होता है सूचना जमा करना,
जो साल भर की परीक्षाएं होती हैं, 6 महीना वाली परीक्षा, सभी योगात्मक आकलन है। जबकि रचनात्मक आकलन का मतलब क्या है कि पढ़ाते के दौरान ही पूछते रहना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहराव वाले अभ्यास को बड़ी प्राप्ति कौन मानती है? यानी किसमें दोहराव को महत्व दिया जाता है? तो श्रव्य भाषावाद में, यानी श्रव्य भाषावाद में दोहराव को बड़ा महत्व दिया जाता है और यह विधि विदेशी विधि है। इस बात को भी ध्यान रखें कि दोहराव वाले अभ्यास में किस विधि में जोड़ देते हैं? तो श्रव्य भाषावाद में। और ये कैसी विधि है? तो वह विदेशी विधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानियाँ क्या हैं? कहानियों के बारे में पूछा गया है। तो कहानियाँ क्या है? भाषा सीखने का निवेश है, यानी हम कहानियों के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। इसके अलावा कहानियाँ हमारे सृजनात्मकता को बढ़ाती है, मतलब सोचने की क्षमता को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। कल्पनाशीलता को क्या करती है? बढ़ा देती है। यानी कहानी हमारी कल्पना शक्ति को, सृजनात्मकता को बढ़ाती है। यानी कहानी भाषा सीखने का क्या है? निवेश है। और ये भाषा की विभिन्न रंगतें भी प्रस्तुत करती है। कहानी क्या करती है? तो भाषा की विभिन्न रंगतें भी प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आड़ी तिरछी रेखा बनाना किस अवस्था में होता है? गाइज इस क्वेश्चन को भी ट्रिकी है, इस पर ध्यान दें। सबसे पहले अगर अवस्था की बात करें तो उसका जवाब अलग होगा, और अगर प्रोसेस पूछे तो उसका जवाब अलग होगा। जैसे आड़ी तिरछी रेखा बनाना किस अवस्था में होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है प्रारंभिक साक्षरता। यानी आड़ी तिरछा रेखा बनाना जिसे स्क्रिबलिंग कहते हैं, ये किस अवस्था में होगा? तो प्रारंभिक साक्षरता में। लेकिन अगर इसे पूछे कि इसे बोलते क्या हैं, तो इसे याद रखें, स्क्रिबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिबलिंग। इस बात को ध्यान रखें, दोनों अलग अलग सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का आकलन क्या है? तो ये क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। सीखने का आकलन यानी अधिगम का आकलन क्या है? तो ये योगात्मक आकलन को ही कहा जाता है या संकलनात्मक आकलन को? ये सब एक ही आकलन का नाम है। यानी सीखने का आकलन का मतलब है संकलनात्मक आकलन या योगात्मक आकलन या अधिगम के लिए आकलन, जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका उद्देश्य केवल और केवल सूचना जमा करना होता है। इससे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जो साल 6 भर में एक बार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के कितने पक्ष होते हैं? तो भाषा के पक्षों की बात करें तो भाषा के 2 पक्ष होते हैं, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। ठीक है, संरचनात्मक मतलब वो भाषा बनी कैसे है, और प्रकार्यात्मक मतलब उस भाषा के काम कौन कौन से हैं। तो किसी भी चीज़ के 2 ही पक्ष होते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। संरचनात्मक मतलब क्या हो गया कि उसकी बनावट कैसी है, और प्रक्रियात्मक मतलब क्या हुआ? उसका कार्य कैसा है। इन दोनों बातों को ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता, गीत, मंत्र इसमें किस में उपयोगी है? तो ये सभी उच्चारण अभ्यास में मदद करती है। चाहे आप कविता पाठ कर रहे हो, गीत गा रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, सभी किस में हेल्प करती है? उच्चारण पाठ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अधिगम में तकनीक का उपयोग क्या कहलाता है? मतलब अगर हम भाषा सीखने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम आईसीटी कहते हैं। ये सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखें, एग्जाम से पहले तो ज़रूर देखें। यानी भाषा अधिगम में जो तकनीक यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आईसीटी। लास्ट क्वेश्चन है गाइज आज का, स्कोरिंग मार्गदर्शिका क्या है? यानी जिसको हम लोग रेटिंग स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स भी कहा जाता है, जो क्या है? तो मूल्यांकन का एक तकनीक है। ठीक है गाइज, मूल्यांकन का एक तकनीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।